brought to you by Candid. रेडनेस, इरिटेशन, स्वेट रैश और फंगल इन्फेक्शन जैसे 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। अब रहो अनस्टॉपेबल कैंडिड डस्टिंग पाउडर के साथ। डॉक्टर्स का सुझाया नंबर 1 ब्रांड। रणवीर कपूर, हुमा कुरैशी, कपिल शर्मा, श्रद्धा कपूर, हिना खान, ये उन कुछ फिल्मी सितारों के नाम हैं जो 2 दिनों से खबरों में घूम रहे हैं। क्योंकि इन कलाकारों को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी ने बुलावा भेज दिया है, समन भेजा है, पूछताछ के लिए समन गया है। इन पर आरोप है कि इन्होंने ऑनलाइन सट्टेबाजी के ऐप महादेव बुक का प्रचार किया और देश के लाखों लोगों के अरबों रुपए डूब गए। क्या है ये केस, कैसे काम करता है ये कथित महादेव ऐप, और छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार क्यों घेरे में है, आज इन सब पर ही बात करेंगे। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी ललन टॉप शो। बात की शुरुआत छत्तीसगढ़ के एक शहर से हम करते हैं, भिलाई। जीके की किताबों में इस शहर को स्टील प्लांट के लिए जाना जाता था कि कहाँ है इस्पात का कारखाना, तो भिलाई। आज से लगभग 10 साल पहले इसी भिलाई के नेहरू नगर मोहल्ले में एक जूस की दुकान होती थी और जूस की दुकान का नाम था महादेव जूस कॉर्नर। इस जूस की दुकान को चलाने वाले बंदे का नाम था सौरभ चंद्राकर और तब वो था 28 साल का। इस जूस की दुकान से कुछ ही दूरी पर एक टायर की दुकान भी हुआ करती थी। इस दुकान के मालिक का नाम था रवि उप्पल, जो 43 साल का था। अब सौरभ और रवि थे दोस्त और दोनों का धंधा अपने अपने हिसाब से चल रहा था, लेकिन समय के साथ सौरभ और रवि को सट्टे की लत लग गई। ऑनलाइन सट्टेबाजी की लत थी ये। इसके लिए सौरभ और रवि ने ऐप स्टोर में आसानी से मिल जाने वाले ऐप्स का सहारा लिया। शुरुआत में छोटा सट्टा लगाया जिसमें इनको हुआ फ़ायदा, तो लगा कि जब छोटे सट्टे में फ़ायदा है तो बड़ा सट्टा भी फ़ायदा देगा। तो सट्टे में लगाया जाने वाला अमाउंट बढ़ने लगा, लेकिन अब सट्टे में फ़ायदे की जगह होने लगा नुकसान। दोनों पैसा लगाते रहे और गंवाते रहे। जब नींद खुली, होश आया उनको कि क्या कर रहे हैं अपन, तब सौरभ 15 लाख रुपए गंवा चुका था और रवि लगभग 10 लाख। और तब तक कैलेंडर में साल आ चुका था 2018। लेकिन दोनों एक नंबर के अपराधी न बनते अगर उन्होंने एक गड़बड़ न की होती। वो पैसे डुबाते गए लेकिन ऐप्स को पैसे नहीं चुका रहे थे, लिहाजा कर्ज में उतरने लगे। तो जब इतना लंबा चौड़ा अमाउंट हार ही गए तो सट्टेबाजों के गुर्गों ने उनको परेशान करना शुरू किया, अपने पैसे का तगादा शुरू किया। दोनों फंस गए, लिहाजा सौरभ और रवि को एक ही ऑप्शन समझ में आया, देश छोड़कर भागने का। दोनों ने दुबई का टिकट कटा लिया और रवाना हो गए। जब सौरभ और रवि भिलाई से दुबई पहुंचे तो वहां पर कमाने का संकट था। खबरें बताती हैं कि दोनों ने वहां पर छोटे मोटे काम किए, लेकिन इससे बात बनी नहीं। दुबई में दोनों की मुलाकात फिर एक पाकिस्तानी से हुई। इसके बाद सौरभ, रवि और उस पाकिस्तानी की मुलाकात दुबई के एक शेख से हुई। अब शेख माने पैसा। सौरभ और रवि ने एक प्लान पेश किया। प्लान था ऑनलाइन सट्टेबाजी शुरू करने का, यानी दोनों जिस चीज़ में अपने हाथ जलाकर भिलाई से दुबई भागे थे, उन्होंने वही करने का प्लान बनाया हुआ था। सौरभ और रवि लोगों को ठगने का काम शुरू करने वाले थे। साल 2020 का कोरोना लॉकडाउन लगा। सौरभ और रवि मिलकर अपनी प्लानिंग पर काम करने लगे। उन्होंने यूरोप के कुछ कोडर्स से संपर्क किया और एक ऐप और वेबसाइट बनवाई। इसका नाम रखा महादेव बुक। ध्यान दीजिए कि सौरभ का भिलाई में जो जूस कॉर्नर होता था उसके नाम से मिलता जुलता नाम सट्टेबाजी के ऐप का रखा। महादेव बुक लॉन्च हुआ और इसका सबसे पहला टारगेट मार्केट रखा गया हिंदुस्तान। महादेव बुक का काम क्या था? लोगों से अलग अलग किस्म के गेम्स में सट्टा लगवाना। किस तरह के गेम्स? क्रिकेट हो सकता है, टेनिस हो सकता है, बैडमिंटन, फुटबॉल जैसे फील्ड और कोर्ट गेम्स हैं, और पोकर, 3 पत्ती, ड्रैगन टाइगर नाम के ताश के खेल। यही नहीं, इस ऐप ने लोगों से भारत में होने वाले चुनावों में भी सट्टा लगवाया। चुनाव में सट्टा कैसा कि कौन कितनी सीट जीतेगा, उस तरह का सट्टा। सट्टा सही हुआ तो आप जीतेंगे, गलत हुआ तो हारेंगे। 100 रुपये लगाएंगे तो आप जीतें तो आपको 100 रुपये मिल जाएंगे, हारने पर आपको 100 रुपये चुकाने पड़ेंगे। जब ये ऐप लॉन्च हुआ तो धीरे धीरे लोगों को पैसा भी मिलने लगा, क्योंकि कभी ना कभी कोई ना कोई गलत साबित होता और कभी ना कभी कोई ना कोई सही भी साबित होता। धीरे धीरे ऐप का कारोबार बढ़ने लगा तो लोग उसी लाइन पर मूर्ख बनने लगे, ठगे जाने लगे जिस लाइन पर सौरभ और रवि ठगे गए थे खुद। शुरू में थोड़ा पैसा लगाओ तो प्रॉफिट, और बाद में आदत लग गई और मोटा पैसा लगाया तो डूबना तय। अब यहाँ पर आती है बात ये कि महादेव बुक काम कैसे करता है कि इतने सारे लोग इसमें फंसे। इस महादेव बुक का हेड ऑफिस है दुबई में और दोनों प्रमोटर्स यानी सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल दुबई में ही बैठते हैं, वहीं से वो काम धंधा संभालते हैं। भारत में महादेव बुक का काम पैनल के जरिए होता है। इन पैनल को ब्रांच भी कहा जाता है। आप पैनल को किसी बड़ी कंपनी के रीजनल या सिटी ऑफिस की तरह समझ सकते हैं। एक पैनल खरीदने के लिए एक तय राशि भुगतान किया जाता है सौरभ और रवि को। उसके बाद पेमेंट करने वाला बंदा पैनल का मालिक बन जाता है, एक तरह की फ्रेंचाइजी समझ लो आप, और उसके नीचे होते हैं कर्मचारी।
एक आदमी एक से अधिक पैनल का मालिक बन सकता है बशर्ते उसके संबंध दुबई में बैठे प्रमोटर्स से अच्छे हों और पैसे देने की उसकी कुव्वत हो। अब यहां से शुरू होता है खेल। महादेव बुक अपनी वेबसाइट और ऐप के जरिए बहुत सारे विज्ञापन चलाता है। इस विज्ञापन में लोगों से महादेव बुक से जुड़ने के लिए और 24 घंटा सातों दिन गेम खेलने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। अगर आप महादेव बुक की वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको सबसे ऊपर लिखा मिलेगा, ईमानदारी एक महंगा शौक है जो हर किसी के बस की बात नहीं होती। इसके बाद वेबसाइट में एक सेक्शन है जिसमें श्रद्धा कपूर, शक्ति कपूर, बी प्राग, बमन ईरानी, विवेक ओबेरॉय, कुणाल खेमू, आदित्य रॉय कपूर, हुमा कुरैशी जैसे कलाकारों के वीडियोस हैं और वो लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं महादेव बुक में पैसा लगाने को। वो कह रहे हैं कि महादेव बुक भारत का सबसे भरोसेमंद बुक है। आप 10 मिनट में अपना पैसा निकाल भी सकते हैं, लेकिन इस वेबसाइट पर महादेव बुक में पैसा लगाने की एक और रोचक शर्त लिखी हुई है। हम सिर्फ व्हाट्सएप के जरिए काम करते हैं और लोगों को दिए हुए हैं 2 नंबर जो शुरू होते हैं +44 की आईडी कोड से, जो है यूनाइटेड किंगडम का। ऐप का प्रचार हो गया, अब शुरू होता है बेटिंग का गेम। इन विज्ञापनों और इन जैसे बहुत सारे विज्ञापनों को देखकर आम लोगों को लगता है कि सट्टा लगाया जा सकता है। यही आम लोग जो सट्टा खेलते हैं इनको कहते हैं पंटर। वो विज्ञापन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करते हैं। संपर्क करने के बाद इन पंटर्स को हेड ऑफिस से 2 फ़ोन नंबर दिए जाते हैं। पहले नंबर पर कांटेक्ट करने पर पंटर को एक यूज़र आईडी मिलती है और पैसा जमा करने के लिए बेनामी बैंक अकाउंट बताया जाता है। ये बैंक अकाउंट या तो फ्रॉड के जरिए खोले जाते हैं या किसी बंदे को थोड़ा कमीशन देकर उसका अकाउंट इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद पंटर सट्टेबाजी करने लगता है, जीतने पर पॉइंट्स मिलते हैं। इसके बाद उसे जो दूसरा नंबर मिलता है उससे संपर्क करने पर पॉइंट के बदले पैसा निकाला जा सकता है। एक नंबर से पैसा लगेगा और दूसरे नंबर से पैसा उठा सकते हैं आप। नंबर देने और आईडी देने का काम तो दुबई में चल रहा हेड ऑफिस का है, लेकिन इस यूजर आईडी को बनाने का काम भारत में जो पैनल बनाए गए हैं वहां काम करने वाले लोग करते हैं। यही पैनल पंटर्स को जीतने की सूरत में पैसे का पेमेंट भी करते हैं और बैंक में लगाए उनके पैसों को कलेक्ट भी करते हैं। अपना ये पूरा खेल रचने के लिए महादेव बुक कुछ वेबसाइट्स का उपयोग करता है, जैसे laser242.com, laserbook247.com, betbhai.com, betbook247.com, tigerxch247.com, cricketbet9.com। 247 जहाँ हम पढ़ रहे हैं वो 24/7 भी हो सकता है, ऐसा लगता है पढ़ के। जब सारी प्रक्रिया के बाद लोग पैसे लगाते हैं, यानी पंटर्स पैसे लगाते हैं, तो उन्हें शुरुआत में जैसा हमने बताया फ़ायदा होता है और बाद में जब वो मोटा रकम इन्वेस्ट करने लगते हैं, मोटा पैसा देने लगते हैं, तब नुकसान शुरू होता है। इस खेल में जितना फ़ायदा होता है वो महादेव बुक को ही होता है। ये फ़ायदा सबसे पहले भारत में मौजूद पैनल के पास रजिस्टर होता है, क्योंकि यही पैसे का लेन देन देख रहे हैं। फिर तय डील के जरिए इस फायदे का 80% दुबई में बैठे सौरभ और रवि के पास हवाला के जरिए चला जाता है और पैनल के पास बचता है 20%, जो एक तरह से उसका कमीशन हुआ। हिंदुस्तान टाइम्स में छपी एक खबर बताती है कि ये पूरा खेल कितना बड़ा है। दुबई के प्रमोटर्स के पास पूरे इंडिया में हैं 4000 से ज़्यादा पैनल और हर एक पैनल के पास 200 से ज़्यादा पंटर्स हैं, यानी स्कीम में पैसा लगाने वाले 8 लाख से ज़्यादा लोग हैं। ये इतना व्यापक सेटअप है कि सौरभ और रवि एक दिन में 200 करोड़ रुपए कमाते हैं। लेकिन सौरभ और रवि पहुंच से तो दूर थे नहीं, कभी न कभी पकड़े ही जाते। खबरें बताती हैं कि जब पंटर्स को नुकसान होना शुरू हुआ तो केसेस इनके खिलाफ लॉन्च किए जाने लगे। स्थानीय पैनल और महादेव ऐप के खिलाफ धोखाधड़ी के केस दर्ज हुए। कई जगहों पर इन लोगों पर आत्महत्या के लिए उकसाने के भी केस दर्ज हुए। लेकिन अब इस मामले में पुलिस नहीं, ईडी है, और ईडी किस मौके पर और कैसे शामिल होती है, हम इस पर बात करेंगे। दरअसल महादेव ऐप के खिलाफ बहुत सारे केस छत्तीसगढ़ पुलिस ने दर्ज किए थे। इनमें एक केस था मनी लॉन्ड्रिंग का। पुलिस अपने स्तर पर जांच और अरेस्ट कर रही थी। फिर आई एक शादी फरवरी 2023 के महीने में। ये शादी थी महादेव ऐप के एक प्रमोटर सौरभ चंद्राकर की। ये शादी यूएई के रास अल खैमा में हुई और इस शादी से जुड़ी कुछ खबरें सामने आईं, जैसे सौरभ चंद्राकर की शादी में लगभग 200 करोड़ रुपए खर्च हुए। सौरभ चंद्राकर ने अपने रिश्तेदारों को नागपुर से दुबई प्राइवेट जेट में बुलाया था और वो प्राइवेट जेट से ही वापस आए। सौरभ चंद्राकर की शादी में मुंबई से केटरर, डेकोरेटर और तमाम इंतजाम करने वाले लोग गए और इनको कैश पेमेंट हुआ, कैश में। इस शादी में बॉलीवुड से जुड़े कुछ सितारों को भी बुलाया गया, इन्होंने वहां परफॉर्म किया और उन्हें भी कैश में पेमेंट हुआ। शादी के जश्न की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई। ईडी के कान खड़े हुए। ईडी ने केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी। फिर शक की पहली सुई गई छत्तीसगढ़ पुलिस और अधिकारियों की तरफ। छत्तीसगढ़ में क्या हुआ? 21 और 23 अगस्त 2023 के महीने में ईडी ने छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में छापे मारे। छापों के बाद ईडी ने 4 लोगों को हिरासत में भी लिया। राज्य की पुलिस में काम करने वाले एएसआई चंद्रभूषण वर्मा,
स्थानीय निवासी सतीश चंद्राकर और अनिल दमानी और सुनील दमानी नाम के 2 भाइयों को, जिनके बारे में ईडी ने कहा कि ये हवाला ऑपरेटर्स हैं। ईडी ने कहा कि एएसआई चंद्रभूषण वर्मा महादेव ऐप के लोगों का ग्राउंड पर मौजूद लाइजन था, कनेक्शन, यानी वो महादेव ऐप के लोगों की बिना पर ताकतवर और रसूखदार लोगों से मीटिंग्स करता था। चंद्रभूषण और सतीश को हवाला के जरिए दुबई से बहुत सारे पैसे कैश मिलते थे। एक संख्या भी ईडी ने रखी, 65 करोड़। अपना हिस्सा रखने के बाद इन पैसों को पुलिस वालों से लेकर नेताओं तक प्रोटेक्शन मनी के तौर पर बांट दिया जाता था, ये इल्जाम है। इनमें से कुछ लोग मुख्यमंत्री के ऑफिस से जुड़े हुए थे, ऐसा इल्जाम है। लेकिन चंद्रभूषण का इतना ऊपर तक जुड़ाव कैसे हुआ, इसके लिए ईडी ने एक और नाम लिया, विनोद वर्मा का। विनोद वर्मा राज्य के सीएम भूपेश बघेल के राजनीतिक सलाहकार हैं। ईडी ने कहा कि एएसआई चंद्रभूषण विनोद वर्मा का परिचित था और इसी परिचय का इस्तेमाल करके उसने अधिकारियों और नेताओं को अपने पाले में मिलाया और उन्हें पैसा खिलाया। और पैसा क्यों खिलाया? क्योंकि महादेव ऐप के खिलाफ केस होने लगे थे और महादेव ऐप के लोग चाहते थे कि ग्राउंड पर मौजूद पंटर्स तक ही पुलिस की कार्रवाई महदूद रहे। पंटर्स के ऊपर काम कर रहे पैनल या दूसरे लोगों तक कार्रवाई न पहुंचे। साथ ही पुलिस जब बीच में कभी एक्शन ले तो घूस के पैसे बढ़ा दिए जाए, उनको सेटलमेंट हो। ईडी ने अपने प्रेस नोट में यह भी कहा है कि मुख्यमंत्री ऑफिस से जुड़े कई सीनियर ऑफिसर्स को महीने महीने घूस का पेमेंट किया जाता रहा। ईडी ने यह भी दावा किया कि जिन बैंक अकाउंट्स के जरिए महादेव ऐप के लोग अपना काम करते हैं, उनमें से अधिकतर खाते छत्तीसगढ़ में ही खोले गए। ईडी ने यह भी कहा कि महादेव बुक का काम इतना बढ़ चुका था कि भिलाई के युवा दुबई जाने लगे तो वहां जाकर ट्रेनिंग लेते और ट्रेनिंग के बाद वापस इंडिया आकर अपना पैनल खोलकर अपना काम शुरू करते। मामला छत्तीसगढ़ पहुंचा तो राजनीति तय थी। भारतीय जनता पार्टी हमलावर हुई तो बचाव में आए सीएम भूपेश बघेल और दावा किया उन्होंने कि उन्होंने ही तो कार्रवाई शुरू की है और उनके ही कहने पर मामला ईडी के पास गया। अभी महादेव ऐप की कार्रवाई पूरे जगह जो सट्टा चल रहा है, ये क्रिकेट में जो सट्टा लगा रहे हैं, कोई कार्रवाई हो रही कहीं? बल्कि भारत सरकार तो उसमें जीएसटी लगा रही है 28%। छत्तीसगढ़ में हमने ऐप पे कार्रवाई की और सैकड़ों लोगों की गिरफ्तारी की। उसके गैजेट भी हम लोग जब्त किए, उसके पैसा भी जब्त किए। अब ये अचानक कूद पड़े ईडी वाले, तो ईडी वाले कूद पड़े और उसके बाद जो हमसे जुड़े हुए जो कार्यकर्ता हैं, मेरे 2 ओएसडी है, मेरे एक राजनीतिक सलाहकार, उसके घर घुस गए, मिला कुछ नहीं उसके यहाँ। मेरा यह कहना है महादेव ऐप यदि गलत है, हम तो गलत मानते हैं और इसीलिए कार्रवाई कर रहे हैं। हमने जो जुआ एक्ट है उसमें संशोधन भी किया, उसमें विधानसभा में तत्काल किया कि इसमें थोड़ा कड़ा प्रावधान होना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए। भारत सरकार की पत्र लिखा तो बोले जुआ एक्ट में आप ही कार्रवाई कर सकते हैं, हम लोग उसमें जुआ एक्ट में कोई संशोधन हम नहीं करेंगे। अब सवाल उठता है कि महादेव ऐप संचालित हो रहा है देश के बाहर से, उसे बंद करने की जिम्मेदारी किसकी है? भारत सरकार। राज्य सरकार तो बंद नहीं कर सकती, भारत सरकार बंद नहीं कर रही है, बल्कि अब यह है कि उसमें राजनीति देख के मेरे सलाहकार को, मेरे ओएसडी को उसके घर में छापा मार दे। बंद क्यों नहीं किए? 2 महीना, करीब महीना भर से ऊपर हो गया, शायद 23 तारीख की घटना है। लेकिन ईडी की जांच अभी भी जारी है। ऐसे में छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है, क्या हलचल मची है रायपुर में, और क्या छत्तीसगढ़ के और अधिकारी भी फंस सकते हैं? सुनिए जमीन पर खबर रखने वाले लोगों को। बेसिकली ईडी रायपुर, पहले बताया जा रहा था कि ईडी लगातार इस केस पे इन्वेस्टिगेशन जारी रख रही थी और लगातार इस केस पे इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, और उसी कड़ी में हमने देखा कि विनोद वर्मा जो पॉलिटिकल एडवाइजर हैं, उनको भी एक समन गया था और उनको इनफैक्ट उनके पूरे फैमिली को क्वेश्चनिंग भी की गई थी। उनके बेटे को क्वेश्चन किया गया था, उनके पूरे क्वेश्चन किया गया था और उन्होंने ये चीज ट्वीट भी की थी। फिर यही चीज दिल्ली में जाके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी रूप ले लिया था और एआईसीसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुआ था जिसमें सीएम छत्तीसगढ़ के खुद शामिल थे और उन्होंने इनफैक्ट रिसेंटली भी रिएक्शन दिया है कि कैसे चीफ मिनिस्टर और उनके पॉलिटिकल एडवाइजर को भी माफ कीजिएगा, चीफ मिनिस्टर के पॉलिटिकल एडवाइजर 2 ओएसडी को भी इसमें समन किया गया था और कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ पुलिस ने ही इसका इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया। उसके बाद यूपी पुलिस इन्वॉल्व हुई, उसके बाद ये मल्टी स्टेट रैपिड बना, लेकिन जो शुरुआत थी वो छत्तीसगढ़ पुलिस ने ही की थी। इनफैक्ट ये जो पूरी कहानी है ये सर्फेस होना शुरू हो गई थी फरवरी में ही, और फरवरी में इंडिया टुडे ने अपना इन्वेस्टिगेशन भी किया था। उस इन्वेस्टिगेशन में रिवील हुआ था कि
किस तरह के हम्बल बैकग्राउंड से सौरभ चंद्राकर, रवि उत्पल ने शुरुआत की थी और कैसे वो रेडी अन्ना के ओनर के कांटेक्ट में आए थे हैदराबाद और वहां से फिर वे निकल गए दुबई और कैसे भिलाई के ऑलमोस्ट बहुत सारे यंग लड़कों को दुबई ले जाकर उनके स्किल को यूज किया जा रहा है, उनको मल्टीपल फोन्स देकर लगातार वहां पे एक ही होटल में वहां पर संडे संडे उनको बाहर निकलना अलाउड है और वो सारी चीजें, मतलब बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन, बहुत सारी ऐसी चीजें आई थी जो किसी को उस समय तक पता नहीं थी। लेकिन 8 महीने बाद हम देख रहे हैं कि अब जो इन्वेस्टिगेशन है वो और आगे बढ़ता चला जा रहा है। इनफैक्ट अभी छत्तीसगढ़ में जो रायपुर ईडी है उन्होंने समन किया है सारे 5 सेलिब्रिटीज को। हमको एक लेटेस्ट डेवलपमेंट जो हुई है वो ये हुई है कि रवि उत्पल के भाई राहुल उत्पल और उनकी वाइफ प्रेरणा उत्पल, उनका घर स्मृति नगर में है भिलाई में, उनके घर पे नोटिसेस लग गई हैं और पीएमएलए एक्ट के सेक्शन 50 के सब सेक्शन 23 के तहत उनके घर पे कुछ दिनों पहले रेड भी लगी थी और रेड लगने के बाद अब इनका जो नोटिस है उनके घर पर लगा दिया गया है और नोटिसेस ये सिर्फ रवि उत्पल के रिश्तेदारों, मतलब उनके भाई और भाभी के घर ना भाई और भाभी के घर में लगने के साथ साथ सौरभ चंद्राकर के चाचा दिलीप चंद्राकर के घर पे भी लगाए। ये सब स्मृति नगर में ही रहते हैं। स्मृति नगर भिलाई का एक पॉश एरिया है और वहां पर उन घरों में कोई एक्टिविटी नहीं होती है। इनफैक्ट उन घरों में कोई रहता भी नहीं है, देख रेख के लिए भी कोई नहीं है, तो उन घरों में अभी फिलहाल कुछ भी नहीं है, सिर्फ आइसोलेशन है। लेकिन नोटिस वहां पर लगा दी गई है और इस नोटिस के जरिए हम ये बहुत साफ साफ कह सकते हैं कि ईडी ने सौरभ चंद्राकर, रवि उत्पल और उनके फैमिली वालों को समन जरूर दे दिया है कि अब उनको भी समन कर दिया गया, उनको भी इंटरोगेशन के लिए आना होगा, बताना होगा कि किस तरह से इस 22,000 करोड़ के महादेव ऐप की शुरुआत उन्होंने की। लेकिन छत्तीसगढ़ ही नहीं, ईडी ने कुछ और भी राज्यों जैसे पश्चिम बंगाल में कोलकाता माफ कीजिए, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भी छापे मारे और पूछताछ की है। ये अधिकतर बिजनेस हाउसेस हैं। इन पर आरोप है कि इन्होंने महादेव ऐप के लिए पैसे इधर उधर किए और हवाला रूट का इस्तेमाल किया। छत्तीसगढ़ से चलते हैं बॉलीवुड की ओर। यहाँ क्या हुआ कि बहुत सारे कलाकारों को बुला लिया गया पूछताछ के लिए। एकदम सीधा और सपाट जवाब है कि ये लोग महादेव ऐप या सौरभ रवि से किसी न किसी रूप में जुड़े रहे। हमने आपको कुछ देर पहले ही बताया कि महादेव ऐप की वेबसाइट पर हमें क्या मिला। एक सुर में महादेव ऐप का प्रचार करते हुए टोन में एक्टर और गायक है वहाँ। आरोप है कि इन लोगों ने महादेव ऐप का प्रचार करने के लिए मोटा पैसा लिया। इन लोगों को महादेव बुक ने कई रूट से पैसा घुमा फिरा कर दिया, लेकिन आखिर में वो था सट्टेबाजी का ही पैसा। वेबसाइट पर दिख रहे कलाकारों के अलावा भी कई कलाकारों ने इस ऐप को प्रमोट किया। रणबीर कपूर, हुमा कुरैशी, कपिल शर्मा और हिना खान उसी फहरिस्त में आते हैं। कहा जा रहा है कि इन कलाकारों को बस पूछताछ के लिए ईडी ने बुलाया है। हालांकि कई कलाकारों ने ईडी से थोड़ा वक्त मांगा है। ईडी के वकील सौरभ पांडे ने रायपुर में पत्रकारों से बात की, सुने उन्होंने क्या कहा। महादेव ऐप से जुड़े हुए जो लोग हैं उन लोगों के बयान दर्ज करने के लिए सेक्शन 50 अंडर सेक्शन 50 प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के नोटिस समन्स इशू किए गए हैं और समन को ऑनर करना आवश्यक है, जिसको भी समन इशू किया जाता है, और वो लॉजिकल आंसर दे आकर के हमारे सामने कि जो भी उससे सवाल पूछे जाएं, मसलन कोई कैश अमाउंट रिसीव हुआ है, कोई प्रॉपर्टी डिटेल के बारे में जानकारी हासिल करनी है, तो उनसे सवाल पूछे जाएंगे तो उनको आंसर करना है। तो संदर्भ में समन जो है कई लोगों को इशू किया गया है, जिसमें से रणबीर कपूर भी है और उपस्थिति आज थी उसकी, तो आज उसकी तरफ से ईमेल आया है कि वो कुछ दिनों का समय चाहता है। इसके अलावा वो कलाकार और इन्फ्लुएंसर भी निशाने पर हैं जो सौरभ चंद्राकर की शादी में दुबई गए थे या बुलाए गए थे। खबरों में जो नाम फौरी तौर पर सामने आए हैं वो हम आपको गिना देते हैं। आतिफ असलम, राहत फ़तेह अली खान, अली असगर, विशाल ददलानी, टाइगर श्रॉफ, नेहा कक्कड़, एली अवराम, भारती सिंह, सनी लियोनी, भाग्यश्री, पुलकित, कृति खरबंदा, नुसरत भरूचा, कृष्णा अभिषेक, सुखविंदर सिंह और भी कई नाम हो सकते हैं, ऐसे कयास हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए चलते हैं इंडिया टुडे से जुड़े पत्रकार दिवेश सिंह के पास, जो जांच और पैंतरे से संबंधित जानकारियां दे रहे हैं। ये लिस्ट बहुत लंबी है, मतलब इसमें 30 से ज्यादा फिल्मी सितारों के नाम आ रहे हैं जो कभी महादेव ऐप की सक्सेस पार्टी में शामिल हुए हैं, कभी सौरभ चंद्राकर की शादी में जा रहे हैं, या कभी उनसे मीटिंग करते हुए पाए जा रहे हैं और उनसे इलीगली कैश में पैसा ले रहे हैं। यहाँ पर फंस इसलिए सकते हैं क्योंकि आपने किसी तरीके से जो इलीगल तरीके से कमाया हुआ पैसा है उसे आपने भी इलीगल तरीके से एक्सेप्ट किया है। हवाला के तहत वो पैसा आपके पास पहुंचता है। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉ में एक चीज बहुत सिंपल है, फॉलो द मनी। फॉलो द मनी माने जुर्म के तहत कमाया हुआ पैसा
वो पैसा जहां जहां जिसके जिसके पास भी जाएगा उसका रोल इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर डिसाइड करेगा कि इन्हें विटनेस बनाना है या इन्हें एक्यूज बनाना है। उनका रोल क्या है वो देखने के बाद तय होगा। पर फिलहाल स्टेटमेंट सबका लिया जाएगा और उन्हें ये बताना पड़ेगा कि पैसा कितना लिया गया, कैसे लिया गया, किस लिए लिया गया। कुछ एक्टर्स हैं जिन्होंने उनकी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी किया और कॉन्ट्रैक्ट के तहत पैसा लिया है। कुछ पैसा कैश में लिया है, कुछ पैसा अकाउंट्स में भी लिया है। अकाउंट में लिया हुआ जो पैसा है और कॉन्ट्रैक्ट के तहत जो लिया गया पैसा है उसमें कोई इशू नहीं है। पर जो इशू आ रहा है, जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, वो कैश में लिए हुए पैसे, क्योंकि आप उसके लिए इनकम टैक्स भी डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं, आप इलीगल तरीके से पैसा ले रहे हैं, हवाला चैनल्स के तहत पैसा ले रहे हैं। तो ये आपको बताना पड़ेगा, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा कि क्यों आपने ये पैसा लिया, कितना पैसा लिया। और इसके बाद आप देखेंगे कि ईडी इस केस में इन सारे पैसों को अटैच भी करेगी। जो पैसा लिया गया है उस पैसे को अटैच भी किया जाएगा। अब तक इस केस में 417 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी, एसेट्स और कैश अटैच किया जा चुका है। अन्य और भी अटैचमेंट इसमें होंगी। ये जो फिल्मी सितारे जिनके नाम सामने आ रहे हैं, इन सबसे भी पूछताछ के बाद अटैचमेंट की जाएगी, पैसा सीज किया जाएगा। सौरभ और रवि दुबई में छुपे हुए हैं और उनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर भी जारी हो गया है। उन पर तमाम एयरपोर्ट्स पर नज़र रखी जाएगी। देश आएंगे तो वो पकड़ भी ले जाएंगे, लेकिन फिल्मी सितारे क्या करेंगे? जांच का और पूछताछ का सामना करना पड़ेगा उनको। हज़ारों करोड़ों की बात है, घूसखोरी, गबन, हवाला और घोटाले की बात है। जो भी हो, सच ज़रूर सामने आना चाहिए। खबरों का सिलसिला यहीं तक है। अब चलते हैं उम्मीद की बात की ओर। उम्मीद की बात में आज भी खेल, और खेल में हमारा राष्ट्रीय खेल हॉकी। भारत ने एशियन गेम्स हॉकी में गोल्ड जीत लिया है। एशियन गेम्स का हॉकी के इतिहास में ये भारत का चौथा गोल्ड मेडल है। हमारी टीम 9 बार सिल्वर और 3 बार ब्रोंज मेडल भी जीत चुकी है। आज फाइनल में भारत का सामना हुआ जापान से। भारत ने इस मैच को 5-1 से जीता। मनप्रीत सिंह ने रिवर्स हिट से पहला गोल दागा। दूसरा और आखिरी गोल कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने पेनल्टी कॉर्नर से किया। डिफेंडर और वाइस कैप्टन अमित रोहिदास ने भारत को 3-0 से बढ़त दिलाकर रखी थी। वहीं फॉरवर्ड अभिषेक ने शानदार सोलो गोल कर भारत को 4-0 की बढ़त दिलाई। केंटा टनाका ने जापान के लिए इकलौता गोल जड़ा। भारत ने सेमीफाइनल में साउथ कोरिया को 5-3 से हराया था। भारत ने पहले 2 मैचेस में उज्बेकिस्तान और सिंगापुर के खिलाफ 16-16 गोल दागे थे। जापान को 4-2 से हराने के बाद पाकिस्तान की बारी थी, जिसे टीम इंडिया ने 10-2 से हराया। ये हमारे खिलाड़ी जीतते रहे, हमें गर्व करने के और मौके देते रहे, भविष्य की पीढ़ी के लिए उम्मीद का सिक्का जमा रहे। दिल ऑन टॉप शो की ये किस्त यहीं पे कंक्लूड होती है। अब आपसे अगले एपिसोड में मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए दिल ऑन टॉप।